शहर के बीचों बीच मौजूद एक ऐसी मिस्टीरियस लेक जहाँ बहुत ही अजीब अलग अलग टाइमलाइन के डोर्स ओपन हो जाते। ये डोर्स फ्यूचर से ऐसे कनेक्ट करते जिससे कि प्रेजेंट वाला टाइम इतना ज्यादा खतरे में पड़ गया कि पूरी दुनिया का अंत मानो नजदीक आ चुका था। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है टेक्सास के एक लेक को दिखाते हुए जो बड़े पैमाने पर चारों तरफ फैला हुआ था। कई सारे लोगों के घर उसी लेक के साइड में होते हैं और वहीं पर वो अपना जीवन यापन करते हैं। सभी लोगों के पास अपनी अपनी एक बोट होती है जिससे वो लेक में सफर कर सके। समय चल रहा था 2001 का और हमें पेरिस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। पेरिस कई सालों से यहाँ पर रहता आ रहा है, लेकिन एक दिन उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। पेरिस जब अपनी मदर के साथ कार में ड्राइविंग कर रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में वो बड़े से ब्रिज से गिरकर एक पानी में चले गए। पूरी तरीके से उनकी कार पानी में डूबने लगी थी, जिससे कि पेरिस अपनी मदर को निकालने की कोशिश कर रहा था। पेरिस को तैरना आता है लेकिन उसकी मदर को नहीं। बहुत कोशिश करने के बाद पेरिस कैसे भी अपनी मदर को खींचता तो है, लेकिन उस समय बहुत ही ज्यादा देरी हो चुकी थी। उसकी मदर की सांस फूलने लगी और जब तक पेरिस उसे बाहर निकालता तब तक बेचारी उसकी मदर की मृत्यु हो चुकी होती है। ये मोमेंट पेरिस के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक था। वो कुछ समझ ही नहीं पाया और एक मोमेंट में उसकी मदर उसे छोड़कर चली गई हमेशा हमेशा के लिए। अब तो सिर्फ पेरिस के एक फादर ही थे जो और ज्यादा बीमारी से ग्रस्त होते चले जा रहे होते हैं। पेरिस तो अपनी मदर से ही सबसे ज्यादा प्यार करता, लेकिन अब उसे उसके बिना ही जीना होगा। अगले दिन पेरिस के फादर ने अपने घर के पास ही उसकी मदर का फ्यूनरल रखा था। उस फ्यूनरल में पेरिस के फादर उसे भी बुला रहे होते हैं ताकि वो अटेंड करे अपनी मदर की फ्यूनरल। पर पेरिस के दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही थी। वो तो अपनी मदर की डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। इसीलिए पेरिस ने साफ मना कर दिया कि वो फ्यूनरल में नहीं शामिल होगा, उससे ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो अपनी कार घुमाकर दूसरी तरफ चला गया। अब यहाँ पेरिस कई सारी चीजें नोटिस करता है कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। वो तो एकदम नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ रहा था ब्रिज के ऊपर। पेरिस को सिर्फ इतना याद है कि गिरने से पहले उसकी मदर को स्ट्रोक आए थे। हालांकि उसकी मदर का इलाज पहले से चल रहा था, लेकिन इस तरीके से अचानक स्ट्रोक आने की वजह से पेरिस डाउट करने लग जाता है मेडिकेशन के ऊपर जिस हॉस्पिटल में उसकी मदर का इलाज हो रहा था। इसीलिए पेरिस सारी इन्वेस्टिगेशन करता है और दवाई चेक करने लगता है। वो तो कंसल्टेंट डॉक्टर से भी जाकर पूछने लगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई, लेकिन एक्चुअल में इसका कारण किसी को भी नहीं पता था। पेरिस की तो सी नाम की एक गर्लफ्रेंड होती है जिससे वो बहुत बार अपने प्रॉब्लम शेयर किया करता, लेकिन जब पेरिस की मदर मर गई तो उसने सी से मिलना ही बंद कर दिया। इसीलिए अब सी पेरिस से मिलने चली आती है और उससे सब कुछ शेयर करने के लिए कहती है। पेरिस तो सब कुछ अपने दिल की बात बता देता है कि कैसे वो अपनी मदर की डेथ को भुला नहीं पा रहा है, लेकिन सी के साथ पेरिस को बहुत ही अच्छा लगता था। वो दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में लग गए। अब अगले दिन पता चला कि पेरिस अपने काम पर लौट चुका है। वो उसी अनजान लेक की तरफ काम किया करता था किसी प्राइवेट कंपनी के लिए, लेकिन पेरिस को क्या पता कि वो अनजान लेक उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अब यहाँ पेरिस काम करते दौरान नोटिस कर रहा था कि लेक का पानी अचानक कम हो चुका है। पहले ऐसा उसने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। इसीलिए अब पेरिस थोड़ा सा देखने के लिए लेक के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर तक चलने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके होश उड़ गए। वो अचानक देख पा रहा था कि ये जगह वो नहीं है जहाँ पर वो रहा करता था। अचानक से जैसे सारी चीजें एकदम से बदल गई हो। आसमान, पेड़ पौधे और ये पूरा इन्वायरमेंट एकदम अजीब जैसा लग रहा हो। पेरिस का रिएक्शन तो काफी चौंका देने वाला था। हालांकि उसने कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज देख ली होती हैं, लेकिन इन सारी चीजों का रियलिटी में बात कुछ अलग ही थी। एकदम पैनिक होकर जब वो वापस पीछे भागने लगा तो पता चला कि थोड़ी देर में ही वो वापस उसी जगह पर आ चुका है, यानी कि अपने पहले वाले टाइमलाइन में। अब ये कोई अनजान चीज थी या फिर उसकी आंखों का धोखा, इसीलिए पेरिस इन चीजों पर ज्यादा बिलीव नहीं करता। पेरिस को तो वहाँ से कुछ आवाजें भी आती थी जिसे वो इग्नोर करता चला रहा होता है, पर यही अनजान चीजें उसे फ्यूचर में लेकर जाएगी उसे अंदाजा भी नहीं है। पेरिस जब लेक के किनारे पर आ जाता है जहाँ पर उसका एक साथी काम कर रहा था, तभी उस साथी ने पेरिस को अपने पास बुलाया क्योंकि बोट के इंजन में जरूर कुछ फंस गया होता है क्योंकि वो चालू नहीं हो रही होती। पेरिस इन चीजों में माहिर था, इसीलिए वो इंजन को चेक करने लगा। बहुत देर तक सारी कचरा बाहर निकालने के बाद अचानक उसे उस कचरे में एक लॉकेट मिला। ये लॉकेट तो एक नॉर्मल लॉकेट था, लेकिन पता नहीं क्यों पेरिस उसे देखकर एकदम चौंक गया। उसे कुछ समझ नहीं रहा था कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकती है। एक्चुअल में बात ये थी कि ये जो लॉकेट था ये उसकी मदर का होता है और सेम ऐसा ही उसकी मदर के पास पहले से मौजूद है घर के अंदर। तो फिर ये दूसरा लॉकेट कैसे इस जगह पर आ गया? पेरिस के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, इसीलिए वो तुरंत ही अपना काम छोड़कर घर पर भागता है। वो सीधा चला आया अपने फादर के घर पर और चारों तरफ तहकीकात करने लगा। जरूर वो अपने मदर का ओरिजिनल लॉकेट ही ढूंढ रहा था और उसे लगता है कि ये नकली लॉकेट होगा। जल्द से जल्द काफी रिसर्च करने के बाद उसे अपने मदर का लॉकेट मिल जाता है। अब जैसे ही वो कार में आकर दोनों ही लॉकेट को सामने रखता है तो पता चला कि दोनों ही सेम है। दोनों एक दूसरे की ऐसी कॉपी थी जिससे कि डिफरेंशिएट करना मुश्किल था। पर अब ये सवाल उठता है कि उसकी मदर के पास जब ये लॉकेट है तो दूसरा वाला पानी में क्या कर रहा था?
ये चीजें पेरिस को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती हैं, इसीलिए उसने तुरंत ही सारी बातों के बारे में सी को बता दिया। सी शुरुआत में उसके पर भरोसा करती है, इसीलिए पेरिस उसे लेकर वही लेक में चला गया। वो तो सी के साथ लेक के थोड़ा अंदर जाता है और वो तो उसे शो करना चाहता था कि कैसे कुछ आवाजों के आने के कारण एक मोमेंट के बाद पूरी इन्वायरमेंट ही चेंज हो गई थी। पेड़ पौधे यहाँ तक कि लेक का पानी भी एकदम चेंज हो जाता है। लेकिन इस बार जो इमेजिनरी डोर के बारे में पेरिस बात कर रहा था वो शायद कहीं शिफ्ट हो चुका होता है। सी जब देख रही थी तो वैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। उसे लगने लगा था कि पेरिस अपनी मदर की डेथ के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, उसे आराम करने की जरूरत है। इसीलिए सी पेरिस को समझाते हुए अपने साथ लेकर जाने लग जाती है। पेरिस बेचारा एकदम से परेशान कि ये मिस्टीरियस घटनाएं उसके साथ क्यों हो रही हैं। अब ये पूरा सीन 2022 में शिफ्ट हो जाता है, यानी कि फ्यूचर की तरफ। पूरे कहानी में हम यही दो टाइमलाइन देखेंगे और ये एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड भी हैं। हमें तो अब यहाँ 2022 में एली नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी मदर सेलेस्ट के साथ रहा करती थी। यहाँ हमें पता चला कि सेलेस्ट का हस्बैंड कई साल पहले उन्हें छोड़कर चला गया था। एली को तो बचपन से ही फादर का प्यार मिल ही नहीं पाया, तो अपनी फैमिली कंप्लीट करने के लिए सेलेस्ट ने दूसरी शादी कर ली। उस आदमी का नाम डैनी होता है जो डाइवोर्स था और उसकी तो सिर्फ एना नाम की एक बेटी थी। सेलेस्ट और डैनी ने शादी कर ली और वो सोच रहे थे कि उनकी फैमिली अब बहुत अच्छी तरीके से रहेगी, पर एली ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वो डैनी को अपना फादर नहीं मानेगी। वो उसके रियल फादर की जगह कभी नहीं ले सकता। इनफैक्ट वो तो अपनी मदर से भी नफरत करने लगी थी। एली को सिर्फ कोई अच्छा लगता तो उसकी स्टेप सिस्टर यानी कि एना बहुत ही ज्यादा शांत थी और उन दोनों की बहुत अच्छी बनती भी है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम एली और एना साथ ही गुजारते थे। ताज्जुब की बात ये होती है कि ये जो दूसरी टाइमलाइन है वो भी टेक्सास शहर के उस लेक के पास ही वाली जगह पर है, यानी दोनों टाइमलाइन में सारी चीजें सेम स्पॉट पर हो रही हैं। एली के पास एक बोट भी थी जिसमें वो एना को लेकर लेक के सफर करने के लिए निकल जाती। अब एक दिन इसी तरीके से एली और एना बोट के ऊपर सवार होकर उस लेक के और भी ज्यादा अंदर जा रहे थे। तभी एना ने एली को एक लॉकेट दिखाया जो उसी की मदर ने उसे गिफ्ट दिया होता है, और ये लॉकेट सेम वैसे का वैसा ही था जैसा कि पेरिस को मिला होता है पहले वाले टाइमलाइन में। अब इससे ये सारी चीजें क्लियर होती है कि कैसे ये दोनों टाइमलाइन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और भी कुछ ऐसी अनजान बातें हैं जो थोड़ी देर में रिवील हो जाएंगी। एली भी अब उस लॉकेट को बड़े ध्यान से देखने लगी और एना उस लॉकेट के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें करती है। वो कहने लगी कि तुम्हारी मदर ने मुझे इसलिए दिया है ताकि ये मेरी सेफ्टी करे और हमेशा गुड लक लेकर आए। कहीं न कहीं एली भी अब सेलेस्ट से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगी थी, क्योंकि उसकी एक्चुअल मदर होने के बावजूद भी वो तो अपने स्टेप डॉटर एना से ज्यादा प्यार करती थी और उसे ही अलग अलग टाइप की चीजें ला कर दिया करती। पर एली एना के सामने ये जेलसी बिल्कुल भी शो नहीं करती है। अब यहाँ थोड़ी देर बाद किनारे पर आने के बाद कई सारे लोग एकजुट हुए थे। सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं एक अनजान चीज की वजह से। एली जब उस जगह पर गई तो पता चला कि एक बड़े से मगरमच्छ की बॉडी आधे पर से कट चुकी है। वो मरकर किनारे पर पड़ा हुआ है और उसकी हालत तो बुरी है। एली भी एकदम से डर गई और उसे समझ नहीं रहा था कि ऐसी कौन सी मशीन है जो एलिगेटर जैसे खतरनाक जानवर को बीच में से दो हिस्सों में काट दे, वो भी इतने परफेक्ट तरीके से जैसे कि कोई चाकू भी ना काट पाए। उस जगह पर रेस्क्यू ऑफिसर्स नहीं थे, इसीलिए एली ने खुद ये जिम्मा उठाया उस एलिगेटर को पानी में फेंकने का। वो उसे धक्का तो लगा रही थी, लेकिन उसे अभी भी नहीं समझता कि ये कैसे हुआ। तो ये सिंपल बात अज्यूम की जा सकती है कि लेक के बीच में जो सारे फ्यूचर के डोर्स ओपन हो रहे हैं उनके बीच में अगर कोई आएगा तो आधा हिस्सा उस फ्यूचर में चला जाएगा और आधा हिस्सा उसी प्रेजेंट टाइम पर रहेगा। तो हो सकता है कि लेक में मौजूद जरूर ये एलिगेटर उस अनजान से डोर के बीच में आ गया होगा। तो अब इस बात है कि उसका आधा हिस्सा कटना तो जरूर है डोर की वजह से। ये बातें तो एली को बिल्कुल नहीं पता थी और वो सिंपली उसके डेड बॉडी को पानी में फेंक देती है। यानी वो फ्यूचर को कनेक्ट करने वाली डोर जितनी सिंपल दिख रही है उतनी है नहीं, और भी कई सारे खतरे उसके अंदर मौजूद हैं जो धीरे धीरे करके रिवील होंगे। अब यहाँ एली अपने घर पर पहुंचती है जहाँ डैनी के सभी फैमिली मेंबर्स आए थे। एली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जो प्रॉपर्टी सेलेस्ट और उसके फादर की थी उस पर अब डैनी अपनी पूरी फैमिली के साथ कब्जा करना चाहता है। वो तो हमेशा बहस करती रहती और इस समय तो उसका अपनी मदर सेलेस्ट से ही झगड़ा हो जाता है। एक्चुअल में एली का प्लान ये था कि जैसे ही वो अपना हाई स्कूल कंप्लीट करेगी तो वो कोई पार्ट टाइम जॉब करने लगेगी और इस टाउन को छोड़कर चली जाएगी। यानी उसका अपनी मदर और स्टेप फादर के साथ रहने का कोई भी प्लान नहीं था। अब इन्हीं चीजों के लिए एली को अपनी मदर से सिग्नेचर चाहिए थे और अपने फादर का डेथ सर्टिफिकेट भी। यहाँ सेलेस्ट भी कुछ कम स्मार्ट नहीं थी, उसे पता था कि एली क्या करना चाहती है, इसीलिए सेलेस्ट ने एली को अपना सिग्नेचर और वो डेथ सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। ये सारी चीजों की वजह से उनके बीच एक हीट ऑफ मोमेंट क्रिएट हो जाता है और एली और सेलेस्ट के बीच काफी झगड़े होने लगे। इनफैक्ट एली तो अब इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि अपना बैकपैक उठाती है और वहां से चल देती है। वो सीधा बोट में बैठी और ट्रेवल करते हुए अपने एक फ्रेंड के घर पर चली गई। कुछ रात तो उसने वहीं पर गुजारने का डिसाइड किया जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता।
अब सुबह उठने के बाद एली को कई सारे मिस कॉल आए थे अपनी मदर के। उसे लगने लगा कि उसकी फैमिली वाले काफी टेंशन ले रहे हैं उसके लिए, इसीलिए एली अपना गुस्सा साइड में रखकर वापस बोट पर बैठकर आ जाती है अपने घर की तरफ। अब जैसे ही एली इंटर कर रही थी तो उसे एना कहीं भी नहीं दिखाई देती। उसने घर के चारों तरफ एना को ढूंढ लिया था पर उसका नामो निशान भी नहीं होता। सारे फैमिली मेंबर्स एकदम से परेशान हो चुके थे क्योंकि एना कहीं भी मिल नहीं रही होती। उसने तो कुछ बताया भी नहीं और अचानक से गायब हो गई। एना के स्टेप फादर डैनी भी अब बाहर की तरफ सर्च करने के लिए जाते हैं और जब वो किनारे के पास पहुंचे तो पता चला कि एली जिस बोट से यहाँ पर आई थी वो भी गायब हो चुकी है। एली ने भी ये कंफर्म किया और लग रहा था कि किसी ने उसकी बोट चुरा ली है, लेकिन अब देखने से सारा शक एली के ऊपर ही आ रहा था कि उसने मैनिपुलेट किया एना को वहाँ से भागने के लिए। धीरे धीरे ये बातें पुलिस ऑफिसर्स को पता चल गई और वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। हर तरफ देखा जाने लगा लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला होता। एली की मदर सेलेस्ट तो उसे ही ब्लेम कर रही थी कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है। तुम अगर ये हिट अप मोमेंट नहीं क्रिएट करती और यहाँ से नहीं भागती तो हो सकता था कि एना भी यहाँ से नहीं गायब हुई होती। पर ऑब्वियस बात है कि इसमें एली की कोई गलती नहीं। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि एना किसी दूसरे टाइमलाइन में पहुंच गई हो, यानी उस लेक वाले हिस्से में जाकर वो कहीं और ही पहुंच गई। बट इन चीजों के बारे में अभी उनमें से किसी को नहीं अंदाजा होता। पुलिस ऑफिसर्स तो उनकी फैमिली के साथ लेक में अलग अलग जगहों पर जाते हैं एना को ढूंढने के लिए। कई घंटे इसी तरीके से निकल गए लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। एली भी बहुत ज्यादा उदास हो गई थी अपनी स्टेप सिस्टर की इस तरीके से गायब होने की वजह से, पर वो अपनी कोशिश रोकती नहीं। वो लगातार उसी लेक में अकेली ही उसे ढूंढते रहती है। एली तो बोट के अंदर बैठकर रात भर एना को ढूंढती रही उस लेक के चारों तरफ। उसे शक इसलिए होता है क्योंकि उसने सुना था कि आसपास लेक की जगह पर उन्होंने भेड़िए देखे थे और इस तरीके से इन लेक वाले इलाकों में भेड़िए आना एकदम इम्पॉसिबल होते हैं। तो यही मिस्टीरियस चीज एली को उस जगह पर खींची चली लेकर आती है। अब एली जब अपनी बोट को लेकर यहाँ से वहाँ घूम रही थी तो एक्चुअल में उसे वॉल्व्स दिखाई दिए, यानी वो व्हाइट कलर के वॉल्व्स, जो कि ऑब्वियस बात है कि पास से यहाँ पर आए हैं। ये कंफर्म हो चुका था कि 2000 वाले टाइमलाइन में जो भी ये सारे भेड़िए थे वो डोर की मदद से यहाँ पर आ गए हैं। और इन्हीं चीज को देखकर एली काफी शॉक हो जाती है। वो तो अब और भी ज्यादा चौकन्ना होकर एना को चारों तरफ ढूंढने लगी, लेकिन एक समय के बाद उसकी फीलिंग एकदम से चेंज हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ की चीजें बदल गई हैं और एनवायरनमेंट एकदम से ठंडा पड़ चुका है। आसपास का वातावरण एकदम से क्लीन हो चुका था। एक्चुअल में इस मोमेंट पर एली एक डोर के अंदर एंटर कर चुकी है जो उसे समय में कुछ पहले लेकर जाती है। इस बात का अंदाजा अभी तक एली को नहीं था, वो सिर्फ महसूस कर पा रही थी। वो सिर्फ इतना महसूस कर पा रही थी कि कुछ तो चेंजेस हुए हैं। बेचारी एली अब एकदम परेशान तुरंत ही अपनी बोट लेकर वापस घर की तरफ जाती है। उसे कैसे भी करके अपने फैमिली मेंबर्स को इस अनजान चीज के बारे में बताना था। अब एली जब घर के अंदर एंटर करती है तो पता चला कि ये वो मोमेंट होता है जब एना गायब हो चुकी थी और सभी को इस बारे में पता चला था। सेलेस्ट और उसका हस्बैंड तो चारों तरफ एना को ढूंढ रहे होते हैं, पर एली तो ये सारी चीजें पहले भी देख चुकी है। सेम चीजें वैसे ही हो रही थी जैसा कि वो जब आई थी तो एना गायब हो चुकी होती है। बेचारी एकदम परेशान जब विंडो की तरफ देख रही थी तो उसे पता चलता है कि एक दूसरी वर्जन वाली एली बोट की मदद से यहाँ पर आ रही है। तुरंत ये फ्यूचर वाली एली साइड होकर दूसरी तरफ चली जाती है और देखती है कि ये पूरे मोमेंट वैसे ही हो रहे हैं जैसा कि जब वो इस जगह पर आई थी और उसे ये न्यूज मिली कि एना गायब हो चुकी है। प्रेजेंट वाली एली जब अंदर जाती है तो ये फ्यूचर वाली एली काफी घबरा कर भागते हुए उस बोट के पास जाकर बैठ गई। तुरंत ही उसने बोट स्टार्ट किया और वहां से उसे लेकर चली गई ताकि वो उसे देख ना पाए। अब यहाँ क्लियर हो गया कि इसी चीज की वजह से ये बोट चोरी हुई थी, यानी उसे चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर वाली एली खुद होती है। सेम वैसे ही प्रेजेंट वाली एली और उसके फादर उस जगह पर आते हैं और उन्हें वो बोट नहीं मिलती, यानी फ्यूचर और पास्ट का टाइम तो एक दूसरे से इंटरलिंक हो चुका है उस अनजान डोर की वजह से। यहाँ एली को अंदाजा लगा कि जरूर उस लेक में कुछ ऐसी अनजान चीज है जिससे कि वो थोड़े समय पहले टाइमलाइन में चली गई थी। तो इसीलिए अब एक बार और एक्सपीरियंस करने के लिए एली उसी स्पॉट पर जाती है जहाँ पर ये चीजें हुई थी। फॉरेस्ट के अंदर चलते ही एक बार फिर वो उसी डोर के अंदर एंटर कर जाती है, यानी अब वो पूरे 1 महीने पास्ट वाले सीन में आ चुकी थी जहाँ सब कुछ उसने पहले से एक्सपीरियंस करके रखा था। अब यहाँ एली को जब उसी लेक के फॉरेस्ट के अंदर से कुछ आवाज आती है तो वो भागते हुए चली गई उस जगह पर, क्योंकि ये रोने की आवाज ऑब्वियसली एना की हो सकती है। एली को जैसे ही एक बोट दिखाई दी तो उसके ऊपर एना बैठी हुई थी। तुरंत ही वो उसके पास जाकर उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश करती है, लेकिन एना उसे दूर ढकेल रही थी। एना तो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और एली ये समझ गई कि इसका बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा है।
ये पहले जैसी एना नहीं जैसा कि वो उसे जानती थी। इसका बिहेवियर तो और भी ज्यादा बच्चों जैसा लग रहा है। अब यहाँ बातों में तुरंत ही एली एना के अंदर एक चीज नोटिस करती है कि उसका एक दांत जो पहले टूट चुका था वो वापस आ चुका है। यानी ये वो मोमेंट है जब एना गायब होने से पहले की थी। उस समय के बाद ही उसका एक दांत टूट चुका था जो कि अब वैसे का वैसा ही है। एली अब जल्द से जल्द एना को लेकर घर पर आ जाती है और उसके पेरेंट्स तो उस पर बहुत चिल्ला रहे थे, खास करके सेलेस जो उसे डांटते रहती है कि तुम एना को इस तरीके से बोट पर मत लेके जाया करो। इससे वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। एली को ये सब पता था, लेकिन अब वो जाने से पहले सिंपली अपने स्टेप फादर को ये बता देती है कि तुम एना को अकेले मत जाने देना। अगर वो बोट पर गई तो कहीं गायब हो सकती है, इसीलिए इस बात की हमेशा सेफ्टी रखना कि एना तुम्हारे साथ ही रहे। अब एली को तो लग रहा था कि उसने एना को बचा लिया, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये होती है कि इस टाइमलाइन में तो उसने एना को बचा लिया, लेकिन जिस टाइमलाइन में वो एक्चुअल गायब हुई है वो तो अभी भी कंटिन्यू है। आखिर वो फ्यूचर वाली एना कहाँ चली गई उसे नहीं पता। एली की नॉलेज इस पॉइंट पर आकर खत्म हो जाती है कि वो किस तरीके से सोचे। क्या ये सारी चीजें एक टाइम मशीन की तरह है जो उसे फ्यूचर या फिर पास्ट में लेकर जा सकती है, और हो सकता है कि एली भी उसी किसी पास्ट या फ्यूचर वाली टाइमलाइन में पहुंच गई हो। अब तुरंत ही ये पूरा सीन 2000 में चला जाता है जहाँ पर हमें पेरिस दिखाया जा रहा था। पेरिस को उसी लेक के बीच कुछ आवाजें आती हैं, इसीलिए वो भागता हुआ चला गया। तुरंत ही वो एक पोर्टल क्रॉस करता है जो कि दूसरे टाइमलाइन में ओपन होता था। सारी चीजें रात से एकदम दिन हो चुकी होती हैं और एकदम पूरा वातावरण चेंज हो गया था। अब यहाँ पेरिस एक शॉकिंग रियलिटी देख पा रहा होता है कि वो पूरी जगह एकदम से वीरान है। ना तो वहाँ पर लेक थी और ना ही वहाँ पर डैम बने हुए थे। एक्चुअल में वो 19th सेंचुरी में आ चुका था जब ये सारी चीजें कंस्ट्रक्ट हो रही थी। इवन वहाँ के बड़े बड़े डैम्स भी अभी अभी बनाए जा रहे होते हैं। पेरिस को तो अब यहाँ ये कंफर्म हो चुका था कि जरूर ये कोई अनजान पोर्टल है जो उसे अलग अलग टाइमलाइन में लेकर जा रहा है। एक समय पर तो वो इसे झूठ ठहराने की कोशिश कर रहा था, पर वो सच्चाई को आखिरकार कैसे न करता। अब अचानक जब पेरिस पीछे मुड़ता है तो उसे एक छोटी बच्ची दिखाई दी। वो बच्ची काफी घायल हो चुकी होती है, इसीलिए बेहोश थी। पेरिस जब उसे उठाकर देखता है तो पता चला कि ये एक्चुअल में एना है जो शायद उस पोर्टल से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चली आई है। इंसानियत के नाते पेरिस ने एना को उठाया और उसे सेफ जगह पर लेकर जाने लगा। आसपास कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से चल रहा था। अब पेरिस जब आसपास देखने लग जाता है तभी उसे कुछ वर्कर्स दिखाई दिए। वो तुरंत ही घायल पड़ी हुई एना को उनके पास लेकर चला गया ताकि वो उसका ट्रीटमेंट कर सके। एना की हालत खराब थी और उसे मेडिकेशन की जरूरत होती है। वहाँ पर जितने भी वर्कर्स थे वो जल्द से जल्द एना को पकड़ते हैं और अपनी गाड़ी के अंदर रख देते हैं। अब यहाँ इन चीजों से एकदम परेशान पेरिस तुरंत ही एक आदमी से पूछ लेता है कि ये कौन सा समय चल रहा है। उस बूढ़े आदमी ने 1952 कहा, यानी कि सच में वो एकदम पास्ट में पहुंच चुका है 19th सेंचुरी के अंदर। पेरिस का चेहरा एकदम वैसा ही हो गया था जैसा कि कोई मॉन्स्टर को देखकर हो सकता है। अब वो सारे वर्कर्स पेरिस के ऊपर शक करने लगे कि उसने ही कहीं इस लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। वो सभी उसके बारे में पूछताछ करने लगे थे। तभी वो फॉरेस्ट की तरफ भागते हुए उस लेक की तरफ चला गया जहाँ का पानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। अब यहाँ पेरिस जल्द से जल्द उस पूरी जगह का नक्शा निकालता है जो उसके पास हुआ करता था। अब वो लेक का वर्कर था तो उसे सारी नॉलेज होती है कि कब वो लेक का पानी ज्यादा हो जाता और कब पूरी तरीके से खाली हो जाता। अब उसने एक शॉकिंग बात नोटिस की कि जब भी उस लेक का पानी नीचे जा रहा है तभी उसे ट्रेवल करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यानी हो सकता है कि जब भी लेक का पानी कम होगा तो वो पोर्टल ओपन हो जाता और उसे फ्यूचर या फिर पास्ट वाले टाइमलाइन में लेकर चले जाता। पेरिस इन चीजों में एकदम उलझ सा गया था, लेकिन एक मोमेंट पर उसने जाकर सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। उसके दिमाग में ये आता है कि अगर वो फ्यूचर या फिर पास्ट में जा सकता है तो वो अपनी मदर का एक्सीडेंट होने से बचा सकता था। यानी वो उस समय में चला जाएगा जब वो और उसकी मदर कार में जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन पेरिस को तब तक रुकना होगा जब तक वो दूसरा पोर्टल ओपन नहीं हो जाता। यानी आसपास की चीजें उसे इक्वेशन के हिसाब से ही आगे बढ़ानी होंगी। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया कि दोनों ही मेंबर यानी पेरिस और एली एक दूसरे के टाइमलाइन से एक्सचेंज हो चुके हैं। यानी पेरिस जो उस पोर्टल की तलाश कर रहा था ताकि वो अपनी मदर का एक्सीडेंट होने से बचा ले, वो सीधा पहुंच जाता है 2022 में, यानी कि एली के टाइमलाइन में, और एली पहुंच जाती है 2022 में। दोनों ही एकदम परेशान थी कि कैसे फिगर आउट किया जाए कि वो अपने रियल टाइम में वापस चले जाए। अब यहाँ एली जो कि पास वाले टाइमलाइन में पहुंच गई थी, उसे काफी चीजें अजीब लगती है। सारी टेक्नोलॉजी एकदम पुरानी लग रही थी और वहाँ के कार्ड्स भी काफी ओल्ड होते हैं। अब वो आसपास जब घूम रही थी तभी उसे एक स्टोर के बाहर एक गाड़ी दिखाई दी और उसी एक गाड़ी के अंदर एक लॉकेट रखा हुआ होता है। ये वही लॉकेट था जो कि एना के पास था। तुरंत ही वो उसे नोटिस करते हुए उस ट्रक के अंदर चली जाती है उसे ओपन करते हुए। वो ट्रक पूरी तरीके से लॉक थी तो इसीलिए कैसे भी करके वो पीछे से ओपन करने लगी। एली उस लॉकेट को अपने हाथ में रखकर देखने लगी कि ये तो वही लॉकेट है, सेम टू सेम। उसे कुछ समझ नहीं रहा था कि इस टाइमलाइन में ये लॉकेट क्या कर रहा है। थोड़ी देर के अंदर ही उस ट्रक की ओनर वहां पर आ जाती है जो
कोई और नहीं बल्कि पेरिस की गर्लफ्रेंड सी थी। सी यहाँ एली को देखकर कोई चोर समझ रही होती है कि वो उसके ट्रक में घुसकर कुछ चुरा रही है, इसीलिए वो तुरंत ही एली को पकड़कर उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो। लेकिन एली को तो सिर्फ एक बात जाननी थी कि ये लॉकेट उसके पास कैसे आया। वो तो बार बार सी से एक ही चीज पूछ रही होती है। तब जाकर सी ने ये बता दिया कि ये मेरे हस्बैंड की मदर का था जो उन्होंने अपने बेटे को दिया था, लेकिन अब इसका कुछ फायदा नहीं क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर जा चुका है। सबसे शॉकिंग बात ये होती है सी का एक्चुअल नाम सेलेस्ट होता है। यानी गौर किया जाए तो इससे क्लियर हो जाता है कि सामने मौजूद लेडी कोई और नहीं बल्कि एली की एक्चुअल मदर है जो कि जवान हुआ करती थी और रिसेंटली सेलेस्ट ने एक बच्चे को जन्म दिया था। तो वो छोटी बच्ची कोई और नहीं बल्कि एली है जो 2002 में जन्म ली थी। एली को अब समझ जाता है कि जो गायब हुआ है यानी कि पेरिस वो कोई और नहीं उसके फादर हैं और अनजान तरीके से गायब होने के कारण सेलेस्ट को लगता था कि उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया। एली के दिमाग में जो कंफ्यूजन्स थे वो एकदम क्लियर होते चले जा रहे थे। यानी बेचारा पेरिस जो उस टाइमलाइन में पहली बार गया था वो वापस कभी अपने एक्चुअल टाइमलाइन में लौट कर ही नहीं आया। तब से लेकर आज तक वो लापता है। एली को हर बातें समझ में आ चुकी थी पर अब डिसीजन लेना उसका काम है कि वो क्या करी। एली अब एकदम परेशान होकर शॉप के अंदर आती है और वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस करने लगती है। सारी चीजें 2002 की थी यानी वो सच में पास्ट में है। अब वो थोड़ी रिसर्च करने लगी पेरिस के बारे में कि आखिरकार उसकी मदर कौन थी और वो कहाँ से बिलोंग करता है। थोड़ी देर में ही एली ने जब पेरिस की मदर को देखा तो वो एकदम शॉक रह गई क्योंकि इसका नाम एना था और ये वही एना है जो 2022 में उसकी स्टेप सिस्टर हुआ करती थी और पेरिस तो एक्चुअल में एना का बेटा है। एक्चुअल में ये तब पॉसिबल हुआ जब पेरिस टाइम पोर्टल की मदद से 19th सेंचुरी में गया था और उसे उस जगह पर एना मिली थी। उसने कैसे भी करके एना को बचा लिया यानी एना उस 19th सेंचुरी में सरवाइव हो चुकी थी और वो उसी टाइम से बड़ी होने लगी। इतने साल बाद एना ने जाकर पेरिस को जन्म दिया जिसके बारे में अभी तक उसे पता भी नहीं है। यानी ये पूरा टाइमलाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये इस तरीके से ब्लड रिलेशनशिप लेकर चला आ रहा है कि कोई न कोई रिलेशन में मिल ही जाएगा। एली ने सारी फोटोज देखकर ये कंफर्म किया कि सच में एना पेरिस की मदर है, पर वो कुछ समय बाद मर भी जाएगी इसका उसे पता चला। पर ये चीज ये कहां तक जाकर खत्म होगी इसका अंदाजा उसे नहीं होता। सबसे पहले तो एली ने जो भी इंफॉर्मेशन निकाली थी उसकी फोटोग्राफ्स और कॉपीज अपने पास रख ली होती हैं क्योंकि अगर उसे कोई पहचान का मिलेगा तो उसे शो करके अपना पॉइंट रख सकती है कि ये सारी चीजें सही हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हमें 2022 में दिखाया जाता है जहां पर पेरिस बोट लेकर यहाँ से वहाँ घूम रहा था। पता चला कि थोड़ी देर में वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जिन्होंने पेरिस को पकड़ लिया। वो किसी और की बोट लेकर इस तरीके से नहीं घूम सकता। अब पेरिस इस मोमेंट पर काफी पैनिक हो गया, इसीलिए वो मोटर बोट को बहुत ही तेजी से उनसे बचने के लिए भगाने लगा। पुलिस ऑफिसर्स भी उसका पीछा करते हैं पर यहाँ पेरिस की नसीब बहुत खराब थी। उसका तो पानी में बोट पलट गई थी और उसे भारी चोट भी लगी। अगले मोमेंट में पेरिस अपनी आंखें हॉस्पिटल में खोल रहा था और आसपास पुलिस ऑफिसर्स उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे। अब यहाँ 2022 में एक्चुअली सेलेस्ट और डैनी की बेटी एना गायब हुई थी, तो अब इन सारी चीजों का इल्जाम पेरिस पर डाला जा रहा होता है कि उसने ही जरूर एना के साथ कुछ किया होगा, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। पेरिस तो एक्चुअल में इस समय का है ही नहीं। पेरिस ये सारी बातें कैसे बताए उसे समझ नहीं रहा था। कई देर तक ऑफिसर्स उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कहते हैं कि इससे सजा मिलनी चाहिए। पेरिस का ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन उसे पता होता है कि लेक का पानी कभी भी कम हो सकता है। ऐसा हुआ तो वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर फंसा रह जाएगा। इसीलिए पेरिस ने कोशिश की वहाँ से भागने की। जल्द से जल्द वो सारे डॉक्टर्स और ऑफिसर्स को चकमा देकर ऊपर चला आता है और कैसे भी करके बाहर निकलकर एक कार को हाईजैक करने की कोशिश करता है। कार में से जैसे ही दो कपल बाहर निकले तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि सेलेस्ट और डैनी है। सेलेस्ट जो पहले से काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी वो पेरिस को देखकर एकदम चौंक जाती है। उसने तो पेरिस को पहचान लिया था क्योंकि पेरिस वैसे का वैसा ही है, उसकी एज बिल्कुल नहीं बढ़ी। पर पेरिस सेलेस्ट को पहचान नहीं पाता। तुरंत ही वो उन दोनों की कार ले लेता है और वहाँ से भागने लगता है। इस मोमेंट पर सेलेस्ट का चेहरा एकदम शॉक वाला था क्योंकि उसे लगा कि पेरिस उसे छोड़कर भाग गया है, जबकि ये बात कुछ और ही है। पुलिस ऑफिसर्स अपनी कार से कई देर तक उसे चेस करते रहे और आखिरकार पेरिस अपनी कार को एक ब्रिज के ऊपर आकर रोक देता है। पुलिस ऑफिसर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। अब यहाँ सभी से बचने के लिए पेरिस ने तुरंत ही उस लेक के पानी में जंप लगा दिया, ये सोचते हुए कि वो टाइम ट्रेवल कर जाएगा। लेकिन लेक का पानी पहले ही ज्यादा भर चुका था। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी पेरिस बाहर नहीं निकल पाता और डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक थी और शॉकिंग बात हुई कि उसके कुछ मोमेंट बाद हमें वो चीज दिखाई जाती है जब पेरिस और उसके मदर का एक्सीडेंट हो चुका था और वो दोनों डूब रहे थे। यानी कि जो पेरिस फ्यूचर में आया था वो मर चुका होता है और प्रेजेंट में जो पेरिस है उसकी मदर भी मर गई, जिससे कि ये लूप जो क्रिएट हुआ था वो अपने आप ही यहाँ पर बंद हो जाता है। यानी कोई भी किसी भी तरीके से इसे वापस से रिपीट नहीं कर सकता। जो चेंज पास्ट से लेकर फ्यूचर तक जा रही थी वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है।
एली को ये बात पूरी तरीके से पता चल गई, लेकिन अब वो कैसे भी करके वापस लेक में आती है। उसका लक अच्छा रहा कि वो अपने 2022 वाले टाइमलाइन में पहुंच गई और थोड़ी देर में उसकी मुलाकात अपने फादर डैनी और सेलेस से होती है। डैनी और सेलेस को भी इस बात का अंदाजा लग चुका था, इसीलिए अब एली ने जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की थी वो सेलेस के सामने रख देती है। फोटोग्राफ से क्लियर होता है कि उनकी बेटी जो एना थी वो कई साल पहले यानी 19th सेंचुरी के अंदर अपनी जिंदगी जी चुकी है और उसका एक बेटा था जिसका नाम पेरिस होता है। वही पेरिस जो सेलेस का बॉयफ्रेंड था और एना पेरिस की मदर हुआ करती थी। सेलेस को इस बात का भरोसा हो गया और ये अनजान कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।